हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट पार्ट आईएनएम का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। ठीक है। तो इससे पहले 6 क्लास करवाया जा चुका है डिटेल में। तो आज हम सब देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट। ठीक है। तो सबसे पहले आप सब वीडियो को लाइक और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलते हैं। आज हम सब देखेंगे डिटेल में असहयोग आंदोलन, बहुत सारी घटनाओं को आज डिटेल में देखेंगे। ठीक है। तो असहयोग आंदोलन का मतलब क्या है? आज सहयोग, अगर नाम ही देखेंगे मतलब सहयोग ना करना, किसका? अंग्रेजों का। इसका मतलब होता है सरकार का सहयोग नहीं करना। ठीक है। और ये क्या था? प्रथम जन आंदोलन। अगर ये पूछा जाए महात्मा गांधी के द्वारा चला गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, तो बताएंगे असहयोग आंदोलन। इसको शुरू करने का रीजन क्या था? ये थोड़ा पार्ट पिछले वाले वीडियो में हुआ था। ठीक है, वहीं शुरू करते हैं क्योंकि इसके आगे नेक्स्ट अभी कवर करेंगे। इसका रीजन क्या था शुरू करने का? कि रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड में न्याय का नहीं मिलना। ठीक है। तो इनमें न्याय नहीं मिला था इसलिए चला गया। केवल यही रीजन नहीं था, और भी रीजन था। खिलाफत आंदोलन में न्याय नहीं मिलना, खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम समाज को भी न्याय नहीं मिला था। ठीक है। और आगे आप देखेंगे खिलाफत आंदोलन और ये जो असहयोग दोनों एक साथ चलेगा। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में बड़े महंगाई और टैक्स का बढ़ाना, ये भी रीजन था। होम रूल आंदोलन की असफलता, ये भी कहीं ना कहीं रीजन था। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का असफल होना, ये भी रीजन था। तो इतने सारे बहुत सारे रीजन के माध्यम से क्या शुरू करने का निर्णय लिया गया? असहयोग आंदोलन। ठीक है। देखते हैं आगे क्या है। अब देखते हैं कि असहयोग आंदोलन की घोषणा कब हुआ था? 20 जुलाई 1920 को गांधी जी द्वारा। ठीक है। और आंदोलन शुरू कब हुआ था ये पूछा जाता है कई बार। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन घोषणा कब हुआ था? 20 जुलाई को ही। ठीक है। आगे क्या है कि 1 अगस्त को एक और घटना घटित हो जाती है कि तिलक जी की मृत्यु के उपलक्ष्य में गांधी जी आधुन तो जब एक अगस्त को क्या हो गया था? तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तिलक फंड भी बनाया गया था 1 करोड़ रुपए की राशि से। ठीक है। अब जब जब तिलक जी की मृत्यु हो गया तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट आप सबको याद करना है। गांधी जी ने क्या कहा? आधुनिक भारत के निर्माता। ठीक है, किसको? तिलक जी को। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? भारतीय क्रांति का जनक। दोनों स्टेटमेंट आप सबको आना चाहिए। तिलक जी की मृत्यु पर या तिलक जी को कौन, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? आधुनिक भारत का निर्माता। और जवाहरलाल नेहरू साहब ने क्या कहा था इनको? भारतीय क्रांति के जनक। ठीक है। आगे क्या है? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कब पारित हुआ था? 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। और 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। देखिए, वैसे तो कांग्रेस का जो अधिवेशन होते थे ना, 1 साल में एक ही बार होते थे, लेकिन कोई अर्जेंट काम होने की वजह से 1 साल में 2 बार भी बुला लिया जाता था। एक तो फिक्स होता था दिसंबर माह में बैठक, और जो दिसंबर माह में बैठक होती थी ना, मतलब साल के अंत में, वही अब होता था ओरिजिनल बैठक कांग्रेस का। और जो इससे पहले बुला लिया जाता उसको क्या बोला जाता था? विशेष बैठक। तो देखिए, एक ही साल में दो दो कांग्रेस का बैठक हो रहा है। एक तो 1920 का हो रहा है, एक तो मतलब दोनों 1920 में हो रहा है। एक होगा विशेष, एक होगा मतलब साधारण बैठक। तो विशेष अधिवेशन 1920 में क्या हुआ? एक कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था विशेष अधिवेशन। ठीक है। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय कर रहे थे। इस अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ? असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया गया। ठीक है। कहाँ पर? विशेष अधिवेशन में। और इसमें विरोध भी किए गए। कौन विरोध किए थे? एनी बेसेंट और CR दास, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय और शंकर नारायण, ये सब असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था। और ये कुछ लोग थे जो इसका क्या कर रहे थे? विरोध। ये नाम याद होना चाहिए, पूछ लेता है एग्जाम में। एनी बेसेंट, चित्तरंजन दास और मदन मोहन मालवीय और शंकर नारायण, ये सब विरोध किए। फिर नागपुर अधिवेशन में स्वराज लक्ष्य
होने पर ये सभी विरोध वापस ले लिए। फिर यही अधिवेशन जब नागपुर में होता है, स्वराज जब लक्ष्य प्राप्त होता है, तो जो ये विरोध कर रहे थे फिर उसके बाद विरोध भी नहीं करने लगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे विरोध किए, फिर बाद में विरोध नहीं किए थे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, इसमें क्या है कि इसमें अधिवेशन की अध्यक्षता, ध्यान देना, ये जो विशेष अधिवेशन है ये कहाँ होता है, कोलकाता में, लेकिन ये वाला अधिवेशन मेन वाला कहाँ होता है, नागपुर में होता है। और इसकी अध्यक्षता, दोनों में अंतर याद होना चाहिए। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, विजय राघवाचार्य ने किए थे। क्या है, कांग्रेस के पुराने लक्ष्य अंग्रेजी शासन के अंतर्गत स्वशासन के स्थान पर स्वराज रखा गया। अब इस अधिवेशन में कौन सा लक्ष्य रखा गया था, स्वराज, स्वराज हमें चाहिए। ठीक है, जब स्वराज शब्द रखा गया था तो यही देखिए कहा गया था, तो नागपुर जो अधिवेशन, जब यहाँ पर स्वराज लक्ष्य रखा गया तो ये सब जो विरोध कर रहे थे तो ये अपना विरोध वापस ले लिए। ठीक है, विशेष अधिवेशन में विरोध किए लेकिन मेन अधिवेशन में विरोध नहीं किए थे। तिलक स्वराज फंड की स्थापना, तो इस अधिवेशन में ये भी निर्णय लिया गया कि तिलक फंड बनेगा, और कितने रुपए की राशि से, 1 करोड़ रुपए की राशि से। और असहयोग आंदोलन प्रस्ताव इसमें भी पारित हुआ था, वहाँ भी पारित हुआ, यहाँ भी पारित हुआ, और कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब इन सब का मेन मकसद क्या था, मेन उद्देश्य क्या था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाना। ठीक है, और स्वराज की प्राप्ति करना, खिलाफत आंदोलन को सम्मानपूर्वक न्याय दिलाना। यही जब वीडियो स्टार्ट हो रहा था तो यही सबसे पहले आप सबको बताए थे कि जो ये आंदोलन शुरू हो रहा है, असहयोग आंदोलन, मेन रीजन क्या था। ठीक है, आप सबको ऊपर ही बताए थे। अब देखिए, असहयोग आंदोलन का विरोध भी हो रहा था। विरोध कौन कौन किए, देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना। विरोध होने का कारण क्या था कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को एक साथ चलाना। ठीक है, आप जानते हैं जो खिलाफत आंदोलन था वो कैसा आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन था, और असहयोग आंदोलन क्या था, एक राजनीतिक आंदोलन था। ठीक है, तो इनका मत तो अलग था। अब देखिए, मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा, ये सभी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1920 में चुनाव में जीत कर विधानसभा परिषद के सदस्य बनकर असहयोग आंदोलन करना चाहते थे। कौन, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और बिपिन चंद्र पाल। चित्तरंजन दास ये सब चाहते थे कि मतलब है जो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1920 में जो चुनाव हुआ था, ये सब सोच रहे थे कि मतलब उसमें हम सब भाग लें और भाग के विधान परिषद का सदस्य बने। ठीक है, ये सब का राय ये था। बिपिन चंद्र पाल ने क्या किया, इन सभी को गांधी जी के द्वारा आंदोलन हेतु मना लिया गया और यह आंदोलन समर्थन किया। ठीक है, तो सभी को किसके माध्यम से मनाया गया था, बिपिन चंद्र पाल के माध्यम से सबको मना लिया गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लेने पर स्वराज पार्टी की स्थापना की। मतलब सब लोग मिलकर स्वराज मतलब असहयोग आंदोलन को मतलब चला गया। फिर एक घटना घट जाती बीच में। ठीक है, गोरखपुर में आप जानते हैं कि वहाँ पर जो जेल था वहाँ पर उसको आग लगा दिया गया था, चौरी चौरा कांड। ठीक है, फिर उसके माध्यम से गांधी जी बहुत आहत हुए, उसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। जो वापस ले लिए तो जो मोतीलाल नेहरू थे और चित्तरंजन दास थे, फिर दोनों लोग मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कर लिए। ठीक है, अब देखिए स्वराज पार्टी का गठन करने का कारण क्या था। गांधी जी संपूर्ण बहिष्कार चाहते थे। संपूर्ण बहिष्कार में क्या था, नौकरी भी था, शिक्षा भी था, रोजगार भी था। ठीक है, चुनाव, विदेशी वस्तुओं, सबका एक चाहते थे क्या चीज़, बहिष्कार हो इस आंदोलन में, क्योंकि ये आंदोलन बड़े पैमाने पर करना चाहते थे गांधी जी। और शिक्षा रोजगार का मतलब जैसे जो अंग्रेजों का कोई मतलब नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, विदेशी वस्तु है ना। अब इस पर जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने भी विरोध करना शुरू कर दिया। देखिए, इन्होंने क्या कहा कि गांधी जी के संपूर्ण बहिष्कार की मत के कारण विदेशी वस्तुओं का होली जलाया जाना, है ना, तो
इस बात को लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी क्या कहा, इसका ऑब्जेक्शन कहा। इन्होंने गांधी जी को कहा कि विदेशी वस्तुओं को जलाना, होली जलाना निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है, ये कौन बोल रहे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर जी कि मतलब जो वस्तुएं जलाया जा रहा है वो क्या चीज़ है? निष्ठुर बर्बादी, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसका मत था? रविन्द्रनाथ टैगोर का। क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है तो सबको एक साथ, सबका मत तो एक साथ ही था। क्योंकि जब अधिवेशन में जब पारित हुआ तो सब लोग एक ही साथ तो थे। अब लेकिन उसमें भी कई लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के निकल जाते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या कहा विरोध होने का कारण? ठीक है, कारण क्या बताया कि चुनाव के बहिष्कार से आपत्ति, कांग्रेस से मतभेद होने के कारण बाद में नेशनल फेडरेशन पार्टी की स्थापना की और 1920 के चुनाव में भाग लिया और जीत हासिल। मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी अकेले ही मतलब चुनाव के बहिष्कार से आपत्ति इनको हुआ। फिर कांग्रेस से मतभेद हो गया, जब इनसे मतभेद हो गया इन्होंने अलग एक अपना पार्टी बनाया। ठीक है, कौन? नेशनल फेडरेशन पार्टी। और फिर 1920 के चुनाव में इन्होंने भाग लिया और ज़्यादा सीट भी जीता था। ठीक है, तो कौन थे? अकेले सुरेंद्र नाथ बनर्जी गए थे। ठीक है, अब देखिए एनी बेसेंट का विरोध होने का कारण क्या था करने का? कि संवैधानिक तरीके से आंदोलन चाहते थे। कौन? एनी बेसेंट। ठीक है, होम रूल आंदोलन का प्रभाव असहयोग आंदोलन में भी था, इसीलिए एनी बेसेंट ने होम रूल से इस्तीफा दे दिया और होम रूल के अध्यक्ष गांधी जी बने। मतलब बाद में जो एनी बेसेंट होम रूल चला रहे थे आंदोलन, इसका प्रभाव इसी में शामिल हो गया और मतलब जो होम रूल था इस्तीफा दे दिया और इसके अध्यक्ष भी कौन बन गए? महात्मा गांधी जी। ठीक है, आगे क्या हुआ? असहयोग आंदोलन का बहिष्कार। तो बहिष्कार किस रूप में हुआ? बहुत सारे, जैसे अभी ऊपर महात्मा गांधी जी बहुत सारे चीज़ का बहिष्कार करना चाहते थे, नौकरी का, शिक्षा का, कपड़ा का, विदेशी वस्तुओं का। ठीक है, अब बहिष्कार में पहला बहिष्कार देखेंगे उपाधियों का बहिष्कार। ठीक है, और गांधी जी ने कौन सी उपाधि बहिष्कार किया? केसर ए हिंद की उपाधि। पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने कौन सी उपाधि त्याग दिया? तो अब बताएंगे केसर ए हिंद। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कौन सी उपाधि त्याग थे? नाइटहुड की उपाधि। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दिया और राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि त्याग दिया। ठीक है, अब देखिए जो राय साहब महेंद्र प्रसाद थे राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई थे। ठीक है, और मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा भी दे दिए थे। ध्यान देना, राय साहब महेंद्र प्रसाद किसके बड़े भाई थे? राजेंद्र प्रसाद जी के, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे आगे चल के। आगे क्या हुआ? विद्यार्थियों द्वारा अंग्रेजी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार होने से भारत में अनेक शिक्षा संस्थान स्थापित किए गए। मतलब उस समय बड़े मात्रा में विद्यार्थी भी भाग लिए थे। ठीक है, और जब विद्यार्थी भाग लिए थे तो जो शैक्षिक संस्थान थे उनका बहिष्कार हुआ। जब बहिष्कार हुआ तो उसके एवज में कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी किया गया। जैसे आप सब देख रहे हैं, काशी विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ। ये पूछा जाता है कि कौन सा मतलब असहयोग आंदोलन के समय कौन सा विद्यापीठ स्थापित नहीं हुआ? तो ध्यान देना, काशी, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार, 4 विद्यापीठ की स्थापना हुआ था। आगे क्या है कि नेशनल कॉलेज ये कहाँ पर है? कोलकाता में। इसके प्राचार्य कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस जी। और जामिया मिलिया ये विद्यालय कहाँ पर है? जामिया इस्लामिया होगा। ठीक है, दिल्ली में है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। और राष्ट्रीय महाविद्यालय ये कहाँ पर है? बिहार में। इसके प्राचार्य कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जनवरी 1921 में। ये कुछ विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में ही 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी जी द्वारा बिहार विद्यापीठ की स्थापना की। ध्यान देना, पूछा जाता है कई बार कि महात्मा गांधी जी
किस प्रांगण में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की है? तो आप बताएंगे राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में। और जो बिहार विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था, इसके कुलपति किसको बनाए थे? मजरूल हक को बनाए थे। और इसको कुलाधिपति मजरूल हक बने थे और कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद बने थे। ये दोनों भी आप सबको याद होना चाहिए। पर अब तो आप सब देख रहे थे उपाधियों का अंत, उपाधियों का त्याग, बहिष्कार। अब देखेंगे यहाँ पर विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार किया गया, स्वदेशी का प्रचार किया गया और विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका मतलब इसके पक्ष में नहीं थे कि विदेशी वस्तुओं का जलाया जाना, ठीक है, ताकि भारतीय लोगों को रोजगार मिले और अंग्रेजों की आर्थिक हानि हो। ठीक है, महात्मा गांधी जी की सोच थी। आगे क्या है? सरकारी नौकरी और वकालत का बहिष्कार, इसका भी बहिष्कार किया गया। वकालत छोड़ी गई। कौन कौन वकालत छोड़े थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, आसफ अली, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आसफ अली यहाँ पर हो गया 2 बार। तो ये सब असहयोग आंदोलन के समय अपनी अपनी वकालत को छोड़ दिए थे। ठीक है, पूछा जाता कि कौन कौन वकालत छोड़े थे, कौन कौन नहीं। अब देखिए 1920 के केंद्रीय विधानमंडल चुनाव का बहिष्कार। जो 1920 में केंद्रीय जो विधानमंडल का चुनाव होता है, इसका भी बहिष्कार किया गया। लेकिन सुरेंद्रनाथ जो बनर्जी थे वो इसमें भाग लिए थे, ऊपर आप सबको बताए हैं। ठीक है, नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का भी विरोध किया गया और सार्वजनिक हड़ताल, मतलब प्रिंस ऑफ वेल्स कब आ रहे थे? नवंबर 1921, इसका भी विरोध किया गया। अब 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स के पटना आने पर काला झंडा दिखाया गया और हड़ताल किया गया। तो प्रिंस ऑफ वेल्स के आने पर पटना में किस प्रकार का झंडा दिखाया गया था? काला झंडा। फिर 1921 में सत्येंद्र नाथ सिन्हा ने बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया। तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा ने इनको क्या बनाया गया था? बिहार और उड़ीसा का गवर्नर। ठीक है, और 1921 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, क्योंकि आंदोलन में भी कहा गया था कि जितने भी सरकारी पद हो, सरकारी नौकरी, सबका त्याग कीजिए। अब विरोध का कारण क्या था? जेल। चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास थे, जवाहरलाल नेहरू थे, अली बंधु थे, लाला लाजपत राय थे, मोतीलाल नेहरू थे, और राजगोपालाचारी थे, और अबुल कलाम आज़ाद और अली जिन्ना। ठीक है, और विरोध के कारण में बहुत सारे लोग को जेल भी हुई। ठीक है, अब जेल होने में जेल किनको हुआ? यहाँ पर सब दिया गया। और सबसे पहले जेल किसको हुआ? अली जिन्ना को हुआ। ठीक है, सबसे पहले इनकी गिरफ्तारी हुई। आगे क्या है कि असहयोग आंदोलन का बिहार में केंद्र कहाँ कहाँ बना था? ठीक है, मुजफ्फरपुर में बना था, और शाहाबाद जिला, पटना, गया, आरा, मुंगेर, पूर्णिया। आप सब देख रहे इतने मतलब विस्तृत क्षेत्र पर ये आंदोलन फैला हुआ था। ठीक है, तो शाहाबाद जिला में क्या हुआ? नवंबर 1920 में नशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ। तो नशाबंदी आंदोलन कब शुरू हुआ था? बिहार के शाहाबाद जिला में नवंबर 1920 में। असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर में झंडा कांड हुआ था। ध्यान देना, झंडा कांड कहाँ पर हुआ था? भागलपुर में। और फुलवारी शरीफ में इमारत शरिया नामक संस्था मौलाना सज्जाद द्वारा बनाया गया। ठीक है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार देखते रहिए। 1920 में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ। कब प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ? 1920 में। अब इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का राजेंद्र प्रसाद। इसमें प्रस्ताव क्या आया था कि असहयोग आंदोलन पास हुआ इसमें भी। फिर 1921 में आंदोलन अपने चरम पर था, मतलब अब 1921 में आंदोलन बहुत तेज हो गया था। ठीक है, आगे क्या हुआ? असहयोग आंदोलन में बहिष्कार। तो असहयोग आंदोलन में बहिष्कार भी हुआ। बिहार के देश से देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन से जुड़े बिहार में व्यक्ति जैसे मजरूल हक
थे, राजेंद्र प्रसाद थे। ये राजेंद्र प्रसाद कहाँ से संबंधित थे? जो पहले राष्ट्रपति बने थे बिहार से ही। ब्रज किशोर प्रसाद थे, मोहम्मद शफी थे, ये सब कहाँ से संबंधित थे? बिहार से। ठीक है। अब असहयोग आंदोलन को गति देने देने के लिए मजरूल हक द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया। ध्यान देना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सदाकत आश्रम की स्थापना कौन किए, तो आप बताएंगे मजरूल हक ने किए थे। ठीक है। और किस आंदोलन के दौरान किए थे? असहयोग आंदोलन के दौरान। इसके जो सदाकत आश्रम है, इसके संस्थापक मजरूल हक थे। ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है? देश भूषण। कहाँ पर इसकी स्थापना हुआ था? दीघा में। ये कहाँ पर है? पटना में। तो इसका लोकेशन याद होना चाहिए, पटना में सदाकत आश्रम। स्थापना हेतु भूमि दान। जो सदाकत आश्रम था, इसकी स्थापना करने के भूमि कौन दान दिए थे? खैरू मियाँ ने। तो खैरू मियाँ ने इसके लिए दान दिए थे। ठीक है। तो इसी सदाकत आश्रम से 30 सितंबर 1921 को मजरूल हक के द्वारा द मदरलैंड अखबार निकाला गया। एक अगर आपसे से पूछे कि द मदरलैंड अखबार कौन निकाले? मजरूल हक। और कहाँ से निकाले थे? सदाकत आश्रम से। ये कहाँ पर है? पटना में। ठीक है। अब देखिए, द मदरलैंड अखबार जो निकाले थे, इसका मेन पर्पस क्या था? राष्ट्रीय भावना का प्रसार करना। मतलब इसके माध्यम से सभी लोगों तक राष्ट्रीय भावना का कैसे प्रचार हो, कैसे आंदोलन में लोगों को जोड़ा जाए, है ना, ये सब इसमें किया गया। अब असहयोग कार्य का प्रसार, इसमें देखिए द मदरलैंड में असहयोग जो आंदोलन हुआ था, इसके भी जिक्र हो रहा था इसमें। और हिंदू मुस्लिम एकता का भी संदेश इसके माध्यम से दिया जा रहा था। ठीक है। क्योंकि अंग्रेज पहले से ही अंग्रेजों की राय थी कि हिंदू को अलग, मुस्लिम को अलग किया जाए। और अब देखिए, उतने साल की प्रथा अभी तक आप सब देख रहे हैं, वही हो रहा है, लड़ाया जा रहा है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों की अगुवाई कौन कर रहे थे? स्वामी विद्यानंद ने किया। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के समय किसानों की अगुवाई कौन किए थे? तो आप बताएंगे स्वामी विद्यानंद ने। और बिहार कांग्रेस कमेटी द्वारा 27 नवंबर 1921 को असहयोग आंदोलन के समय कौमिक सेवा दल की स्थापना हुई थी। ठीक है। और अब आपको ऊपर ही बताए थे, 1921 में जो आंदोलन था अपने चरम पर था। चरम पर था का मतलब बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड मासिक पत्रिका कौन निकाले थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इसी के दौरान। और व्हाइट सोशलिज्म एक पत्रिका था, एक इससे संबंधित है, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। और सत्याग्रह इन चंपारण, एक इसकी है राजेंद्र प्रसाद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है। तो हिंदुस्तान स्टैंडर्ड पत्रिका किससे संबंधित है? सच्चिदानंद सिन्हा से। और व्हाइट सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण। और सत्याग्रह इन चंपारण राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। ठीक है। आगे देखते हैं कि 1921 में कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन। 1921 में कांग्रेस का कहाँ अधिवेशन होता? अहमदाबाद में। ठीक है। अब 1921 में कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष कौन घोषित हुए या कौन बनाए गए थे? चित्तरंजन दास बनाए गए थे। ठीक है। और अध्यक्षता की घोषित तो ये हुए थे, लेकिन अध्यक्षता किसने किया? हकीम अजमल खान ने। ठीक है। और जेल जाने के कारण, देखिए इसमें आप सबको बता दें, 1921 में कांग्रेस का जो अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था ना, अध्यक्ष तो बने थे कौन? चित्तरंजन दास। लेकिन इनको जेल हो गया था, अंग्रेजों ने इनको जेल में बंद कर दिया था। जब अध्यक्ष जी को जेल में बंद कर दिया था, तब इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? हकीम अजमल खान ने किए थे। ठीक है। आप सबको समझ में आना चाहिए। तो दोनों नाम आप सबको याद होना चाहिए। घोषित नाम चित्तरंजन दास का, लेकिन इनको जेल हो गया था। फिर अध्यक्ष कौन किए थे? अजमल खान ने। अब इसमें देखिए कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ? असहयोग आंदोलन जारी रखने का प्रस्ताव इसमें पारित हुआ कि जो असहयोग आंदोलन चल रहा है उसको जारी रहना ही चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है। आगे क्या हुआ कि आंदोलन तेज होते देखकर अंग्रेजों द्वारा बहुत से नेताओं के साथ
30,000 से अधिक लोगों को जेल में बंद कर दिया। मतलब असहयोग आंदोलन में देखिए इतने बड़े मात्रा पर, इससे भी ज़्यादा लोग होंगे जिनको अंग्रेज़ों ने कहाँ पर बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के खिलाफ था, ठीक है? तो अपने खिलाफ कोई बर्दाश्त थोड़ी नहीं कर सकता है। और 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी द्वारा घोषणा किया गया, कहाँ से? बारदोली से, क्योंकि इनको भी आगे क्या है, क्या घोषणा करते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं होने पर बारदोली सबने अवज्ञा आंदोलन करेंगे, मतलब बारदोली में ही करेंगे। तो महात्मा गांधी जी ने कब अंग्रेजों से कहा कि 1 फरवरी 1922 में क्या कहे कि अगर 1 सप्ताह के अंदर हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तो कहाँ पर आंदोलन होगा? यहीं पर आंदोलन होगा, बारदोली में, ठीक है? 1 सप्ताह का अल्टीमेट दिए थे, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर ही 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश, देखिए कहीं-कहीं 4 फरवरी, कहीं-कहीं 5 फरवरी, तो ऐसे 5-4 फरवरी उत्तर प्रदेश में माना जाता है, ठीक है? उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसक घटना हो गई, जिसके कारण आंदोलन को स्थगित कर लिया गया, ठीक है? एक घटना चौरी चौरा कांड घटना आप सबसे पूछा जाता है, कब हुआ था? 4 या 5 फरवरी 1931 में। इसी के कारण असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी वापस ले लिए, ठीक है? 1 सप्ताह का अल्टीमेट दिए थे, लेकिन 1 सप्ताह से पहले चौरी चौरा कांड हो गया। अब देखिए चौरी चौरा कांड क्या है? 4 या 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक जगह पर आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गया, ठीक है? फिर क्या हुआ? आंदोलनकारियों ने पुलिस चौकी में आगजनी कर दी। फिर आंदोलनकारी थे वो पुलिस चौकी को जला दिए, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई। अब महात्मा गांधी जी के पास एक खबर पहुंची कि इतने बड़ी हिंसक घटना हो गई। फिर महात्मा गांधी इससे आहत हो गए कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है? फिर क्या हुआ? 8 फरवरी 1922 को गांधी जी को घटना की सूचना मिली। देखिए 4 या 5 फरवरी की घटना है, लेकिन महात्मा गांधी जी को घटना कब मिली? 8 फरवरी को, ठीक है? और गांधी जी को एक घटना की सूचना कहाँ पर मिला था? बारदोली में, ठीक है? गांधी जी उस समय कहाँ पर थे? बारदोली में। और एक घटना कहाँ हुआ था? गोरखपुर में, और महात्मा गांधी जी कहाँ थे? बारदोली में। फिर महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को क्या कदम उठाया कि हिंसात्मक घटना की वजह से आंदोलन स्थगित कर दिया गया, ठीक है? महात्मा गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को, ध्यान देना, ये याद होना चाहिए। असहयोग आंदोलन की घटना कब बंद कर दिया गया? 12 फरवरी 1922 को, ठीक है? अब आंदोलन स्थगन होने पर गांधी जी पर टिप्पणी, जैसे जब महात्मा गांधी जी इतनी तेजी से आंदोलन आगे बढ़ रहा था, इतने सारे लोग जुड़ गए थे, और महात्मा गांधी जी आंदोलन क्या कर दिए? बंद कर दिए, तो लोगों ने इसकी आलोचना की, ठीक है? अब क्या क्या लोगों ने कहा, तो आप सब देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस इसको डिक्टेटर कहा, ठीक है? क्या बोल रहे थे? सुभाष चंद्र बोस जी ने डिक्टेटर। और लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ठीक है? और जेल में से पत्र लिखकर विरोध किए कि मतलब इनको, मतलब है ये जो आज आंदोलन चल रहा है इसको वापस ना लिया जाए, ठीक है? ये सब देखिए जेल में से ये सब विरोध कर रहे थे, महात्मा गांधी जी को पत्र लिखकर बोल रहे हैं कि ठीक है कि मतलब आंदोलन चलना चाहिए, बंद ना कीजिए। मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा? केप केमोरिन की गलती की सज़ा हिमालय में बैठे व्यक्ति को क्यों? देखिए मोतीलाल नेहरू जी ने क्या कहे कि केप केमोरिन की गलती की सज़ा हिमालय में बैठे व्यक्ति को क्यों मिल रहा है, ठीक है? अबुल कलाम आज़ाद ने क्या कहा? महात्मा गांधी जी के इस निर्णय को महान भूल बताया। कौन ने बोले हैं? अबुल कलाम आज़ाद। और राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या कहा? एक ऐसा निर्णय है, कोई धावक शुरू में तेजी से दौड़ा और अंत में ठोकर लगकर गिर गया। स्टेटमेंट किसका? राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि आप सब भी अभी ऊपर पढ़े हैं कि जो असहयोग आंदोलन था ना, बहुत तेज चल रहा था, ठीक है? बहुत तेज, तो सबका एकदम पूरा जोश में थे कि अब आज़ादी लेकर ही रहेंगे अंग्रेजों से, ठीक है? लेकिन फिर महात्मा गांधी जी
एक ही घटना से आहत होकर असहयोग आंदोलन ही वापस ले लिए। तो देखिए इतने बड़े बड़े नेता लोग महात्मा गांधी जी के पास पत्र लिखकर, ठीक है, जैसे भी हो सकता था वैसे अपनी बात को महात्मा गांधी तक पहुंचाने की सब लोग पहुंचा रहे थे। फिर आगे क्या हुआ कि 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार अंग्रेजों ने कर लिया। कब? 10 मार्च को। फिर 18 मार्च 1922 को क्या हुआ, अहमदाबाद में ब्रूमफील्ड की अदालत में मुकदमा चला और फैसला क्या इसमें आया, 6 वर्ष की जेल। मतलब महात्मा गांधी जी को 10 मार्च को गिरफ्तार कर लिए, फिर 18 मार्च को मतलब 8 दिन बाद अहमदाबाद में ब्रूमफील्ड की अदालत में मुकदमा गांधी जी पर चला। और इस फैसले में क्या आया फैसला कि गांधी जी को 6 साल की क्या हो गई, जेल हो गई। ठीक है, और पुणे की यरवदा जेल में इनको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। कहाँ पर? यरवदा जेल में। 5 फरवरी 1924 को क्या हुआ, को स्वास्थ्य खराब होने के कारण गांधी जी को छोड़ दिया गया। यरवदा जेल से महात्मा गांधी जी कब रिहा हो गए, 5 फरवरी 1924 को। ध्यान देना, 6 साल की जेल हुई थी, लेकिन उससे पहले ही गांधी जी की स्वास्थ्य खराब हो गया और उनको क्या करना पड़ा, रिहा करना पड़ा। फिर आगे क्या होता है कि गांधी जी जेल से बाहर आने पर बाद में सक्रिय राजनीति से 1924 से 1928 से दूर रहे और रचनात्मक कार्य किया। फिर जब महात्मा गांधी जी जेल से बाहर आए, जो राजनीति उस समय जो सक्रिय थे ना, उससे दूरी थोड़ा बना ली महात्मा गांधी जी, लेकिन रचनात्मक कार्य करते रहे। मतलब लोगों के बीच में जाकर, है ना, जैसे खादी का प्रचार प्रसार किया, रचनात्मक अब काम कर रहे हैं। जैसे खादी का प्रचार किया, हिंदू मुस्लिम एकता पर महात्मा गांधी जी ने जोर दिया। ठीक है, 1924 में अखिल भारतीय खादी संगठन की स्थापना। ये पूछा जाए अगर, आप बताएंगे कि अखिल भारतीय खादी संगठन का स्थापना कब हुआ, 1924 में। फिर आगे क्या होता है कि स्वराज और क्रांतिकारियों को सक्रिय आंदोलन में दबदबा रहा, स्वराज और क्रांतिकारियों का सक्रिय आंदोलन में दबदबा रहा। इसलिए महात्मा गांधी जी सक्रिय आंदोलन से क्या बना लिए थे, थोड़ा दूरी बना लिए थे। ठीक है, फिर साइमन आयोग 1928 के समय गांधी जी सक्रिय रूप से भाग लिया। ठीक है, तो साइमन जो आयोग का गठन किया गया 1928 में आया, तो उसमें गांधी जी भी सक्रिय रूप अपना दिखाए थे। अब देखिए इसके बाद आता है स्वराज पार्टी। ये स्वराज पार्टी क्यों बना? जब महात्मा गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों लोग मिलकर एक अपना पार्टी खड़ा कर लिए, स्वराज पार्टी, 1923 में। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ये किसके खिलाफत था? कांग्रेस के। ठीक है, कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का असफलता के कारण। ठीक है, और असफलता क्यों हुआ? असहयोग आंदोलन क्योंकि चौरी चौरा कांड के कारण इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब 37वां कांग्रेस का अधिवेशन होता है कब? 1922 में। ये कांग्रेस का अधिवेशन 1922 वाला कहाँ होता है? गया में होता है। ठीक है, एक गांव पड़ता है तेनई गांव, उसी गांव में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन होता है 1922 में। इसकी अध्यक्षता, पूछा जाता है सब क्वेश्चन, चित्तरंजन दास किए थे। गया अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? चित्तरंजन दास ने। अब यहाँ का जो मुख्य विषय रखा गया, क्या? विधान परिषद में प्रवेश। ठीक है, 1922 में अब लक्ष्य रखा गया कि चाहे जैसे विधान परिषद में प्रवेश लेना है। ठीक है, प्रस्ताव यहाँ पर क्या पारित हुआ? चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिली। मतलब यहाँ जो प्रस्ताव में आया कि लेकिन चुनाव लड़ने की यहाँ पर अनुमति नहीं दिया गया। आगे क्या देखिए, मॉन्टेग्यू घोषणा 1919 के तहत 1923 में केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव होना था। 1923 में चुनाव हुआ था। जब 1922 वाला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो इसमें प्रस्ताव भी पारित किया गया कि मतलब कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन अनुमति नहीं मिला। ठीक है, और चुनाव लड़ने के पक्ष और विपक्ष में मत पड़े कि मतलब क्या क्या मत पड़े। देखिए, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू एक पक्ष में थे और राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल एक पक्ष में थे। ये सब एक साथ थे, ये सब एक साथ।
फिर ये दोनों लोग मिलकर आगे क्या करते हैं देखिए, चुनाव नहीं लड़ने की अनुमति पारित नहीं होने पर कांग्रेस के अंदर ही चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के स्थापना, मतलब चुनाव नहीं लड़ने की अनुमति पारित होने पर, कि मतलब चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है। फिर जब चुनाव ये सब नहीं लड़ सकते, फिर कांग्रेस के ही सब सदस्य थे, उनके अंदर ही फिर चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने एक नया पार्टी बना लिया अपना, ठीक है, कि आप सब अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम सब अपना पार्टी बनाकर खुद चुनाव लड़ लेंगे, ठीक है। उस पार्टी का नाम क्या है, स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी कब बनाए थे दोनों लोग मिलकर, 1923 में। एक क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्वराज पार्टी बना था, अध्यक्ष कौन बने थे, चित्तरंजन दास खुद अध्यक्ष बने थे, और इसके सचिव कौन बने थे, मोतीलाल नेहरू। इसके सदस्य में कौन थे, विट्ठल भाई पटेल भी सदस्य थे, मतलब ये भी पीछे पीछे थे, ठीक है। आगे क्या हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, स्वराज प्राप्त करना, ठीक है, स्वयं का संविधान होना चाहिए और चुनाव में भाग लेना, परिषद में जाकर सरकार का असहयोग करना। इन सब का मत था कि मतलब हम सब का जो लक्ष्य होना चाहिए स्वराज होना चाहिए, ठीक है। हम सब जब परिषद में जाएंगे तो वहाँ भी जाकर हम सरकार का विरोध करेंगे, ऐसा नहीं कि हम सीट के लिए जा रहे हैं, नहीं, सबका सोच था कि हम सब जब परिषद में जाएंगे वहाँ पर भी तो सरकार का हम सबका आमना सामना होगा, तो वहाँ पर भी असहयोग करेंगे, ठीक है। अब बिहार में स्वराज पार्टी बिहार में कब बना, 1923 में। गठन कौन किए थे, श्री कृष्ण प्रथम ने। और बिहार में इसका अध्यक्ष कौन बने थे, नारायण सिंह, और सचिव कौन बने थे, अब्दुल बारी। ये बिहार का स्वराज पार्टी है, बिहार में बना था, ठीक है। अब देखिए ये सब जो बातें था कि चुनाव में भाग लेना, परिषद में जाकर सरकार का असहयोग करना, अनुचित विधेयक को पास नहीं करके, जैसे इन सब का मेन मकसद था कि जो अंग्रेज था जो बिल पास कर देता थे, चाहे कर का हो, चाहे भारतीयों के खिलाफ हो ना, जो मतलब अनुचित बिल होगा, हम सब सदन में जब जाएंगे तो उसका विरोध करेंगे, ठीक। कहीं ना कहीं इनका भी मत ठीक ही था, ठीक है, लेकिन फिर भी तो देखते हैं क्या होता है आगे। अब देखिए कांग्रेस का फिर अधिवेशन होता 1923 में, ठीक है। अब विशेष अधिवेशन 1923 वाला दिल्ली में होता है, और वार्षिक अधिवेशन काकीनाडा में होता है, ध्यान देना। और जो दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ था 1923 का, इसके अध्यक्ष कौन बने थे, अबुल कलाम आज़ाद। और स्वराज पार्टी को चुनाव लड़ने की अनुमति प्राप्त दिया गया, ध्यान देना। इसमें विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी को मतलब जो चुनाव था इसमें अनुमति दी गई, ठीक है। और जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे, मोहम्मद अली थे, और स्वराज पार्टी को चुनाव लड़ने की अनुमति प्राप्त की। मतलब आगे चलकर जो स्वराज पार्टी दो लोग बनाए थे, फिर इसी विशेष अधिवेशन में भी और वार्षिक अधिवेशन में, दोनों अधिवेशन में मतलब मान्यता इनको मिल गया, ठीक है। आगे क्या था, मांटेंगे चेम्सफोर्ड घोषणा के तहत कुल 3 चुनाव होने थे। कितना चुनाव की बात हो रहा, 3। एक तो 1920 में, तो 1920 में केवल कौन भाग लिए थे, कांग्रेस तो इसमें भाग नहीं लिया था, ठीक है, आप सबको ऊपर भी बताए थे। केवल कौन भाग लिए थे, यशवंत सुनीलनाथ बनर्जी ने भाग लिए थे, और इन्होंने अच्छा खासा मतलब सीट भी जीता था, ठीक है। 1920 में कांग्रेस ने नहीं भागा था। 1923 में स्वराज पार्टी ने भाग लिया, ठीक है, क्योंकि वहाँ से मान्यता भी मिल गया था। और 1926 का स्वराज पार्टी ने भाग लिया, मतलब 1923 और 1926 दोनों में स्वराज पार्टी ने भाग लिया, और 1923 में कौन भाग लिए थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ठीक है। आगे क्या है, देखिए फिर आगे क्या हुआ कि केंद्रीय विधान परिषद का चुनाव हुआ कब, कौन सा, 1923 वाला, ठीक है, 1923 वाला चुनाव हुआ। कांग्रेस कुल 101 सीट जीता था, ठीक, सॉरी, कांग्रेस कुल 101 सीट में से 42 सीटों पर जीत हासिल किया, ठीक है। फिर कई प्रांतों में व्यापक सफलता मिला था, जैसे मध्य प्रांत हो गया, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बम्बई, है ना, यहाँ सब बहुत ज़्यादा समर्थन मिला कांग्रेस को। और ये सीट आप सबको याद होना चाहिए, 101 में से कितना जीता, 42 सीट। आगे फिर क्या आगे क्या हुआ
कि विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने, आप बताएंगे विट्ठल भाई पटेल जी बने। ठीक है, आगे क्या है, चुनाव जीतने से सफलता। चुनाव जीतने से सफलता क्या क्या मिली कि परिषदों में होने वाले भारतीयों के विरोध में जारी विधेयक पर भारतीय सदस्य द्वारा रोक लगाना। ये तो इन सब का पहले से भी मंशा यही थी कि मतलब अंग्रेज जो भी बिल लाएंगे वो सब हम सब अंदर रह करके उसको पारित नहीं होने देंगे। ठीक है, और सरकार का भरपूर असहयोग किया जाना, मतलब सरकार का इसमें क्या किया जाना, असहयोग किया जाना, मतलब इनके साथ ही रह करके इन्हीं के साथ असहयोग होना। ठीक है, चुनाव जीतने से असफलताएं क्या क्या मिली। 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई। ठीक है, कब, 1925। यही चित्तरंजन दास थे जो मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर पार्टी बनाए थे। ठीक है, और 1925 में इनकी मृत्यु हो गई। फिर होने के बाद स्वराज पार्टी का उद्देश्य बदल गया। ठीक है, अब क्या हो गया, सदस्य पदों के लालच में आकर सरकार की सहायता करने लगे। देखिए, लालच बहुत गलत बात है ना। और सभी सदस्य क्या हो गए हैं कि जब इनकी मृत्यु हो गई तो सब लोग लालच में आ गए सीट के चक्कर में, और जाकर के सरकार की सहायता करने लगे। सरकार उस समय कौन था, अंग्रेज ही था। उसके साथ जाकर मतलब ताल में ताल मिला रहे थे। ठीक है, फिर इसलिए 1926 के चुनाव में स्वराज पार्टी को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी 1923 में मिली। ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों की मतलब हेल्प करने लगे थे सरकार का। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के समय स्वराज पार्टी चुनाव से अपना संबंध तोड़ दिया। ध्यान देना, सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर 1930 में महात्मा गांधी जी शुरू करते हैं। फिर उस समय जो स्वराज पार्टी चुनाव से अपना संबंध ही तोड़ लिया था। ठीक है, कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। महात्मा गांधी जी का जेल से वापसी। महात्मा गांधी जी को जेल से वापसी कब हुआ था, 1924 में। इनकी तबीयत खराब हो गई थी। ठीक है, और इनको कहते हैं साल की सजा मिला था, 6 साल की। अब 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा कांड घटना के कारण क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी को 6 साल की जेल हो गई थी। और किस जेल में बंद थे, यरवदा जेल में। कहाँ पर है, पुणे में। ठीक है, फिर 5 फरवरी 1924 के इनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण इनको क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। ये सब आप ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे क्या होता है, गांधी जी जेल से आने के बाद सक्रिय राजनीति 1924 से 28 से दूर रहे और स्वराजियों और क्रांतिकारियों को सक्रिय आंदोलन में दबदबा रहा। ठीक है, आप सब ऊपर पढ़ चुके हैं भी। 1924 में अखिल भारतीय खाद्य संगठन की स्थापना किया गया और देश भर में खादी भंडार की स्थापना भी हुआ। चरखा को आज़ादी के आंदोलन का प्रतीक बनाया गया। ध्यान देना, तो आज़ादी आंदोलन का प्रतीक कौन बना था, चरखा बना था। ये याद होना चाहिए सबको। आगे क्या हुआ, गांधी जी जेल से रिहा होने के बाद कांग्रेस में मिले और अपना प्रस्ताव रखा। तो गांधी जी जब जेल से आए तो ये भी कांग्रेस में फिर शामिल हो गए। फिर प्रस्ताव रखें, स्वराज पार्टी को कांग्रेस की मान्यता नहीं दिए जाए। ठीक है, यही स्वराज पार्टी था जो पहले से कांग्रेस से निकल गया और अपना स्वराज पार्टी बना लिया। ठीक है, तो इसको किसकी मान्यता, कांग्रेस को मान्यता नहीं दिया जाए। ठीक है, परिषद में शामिल होने वाले लोगों को कांग्रेसी सदस्य समाप्त किया जाए। एक किसका अब रुख चल रहा है, महात्मा गांधी जी का। ठीक है, मतलब जो जो परिषद में भाग लिए थे, जो चुनाव में जो सीट के चक्कर में गए थे, उनको कांग्रेसी सदस्यता उन सबके समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, अब एक्शन ले रहे हैं महात्मा गांधी जी। कांग्रेस की सदस्यता हेतु प्रतिमा 2000 गज सूट काटना अनिवार्य होगा। मतलब इन्होंने कहा कि अगर आपको कांग्रेस का सदस्यता लेना है तो प्रति महीना 2000 गज सूत काटना, जो चरखे सूत काटा जाता ना, वो अनिवार्य होगा 2000 गज, तभी मतलब कांग्रेस की सदस्यता मिलेगा। ये कुछ प्रतिबंध, कुछ आप कह सकते, कुछ शर्त महात्मा गांधी जी रखे, कह सकते प्रस्ताव। ये जो सूत काटने वाला सिस्टम था, यह प्रस्ताव पास नहीं होने पर
एक समझौता हुआ, लेकिन ये प्रस्ताव 2000 जो गज वाला था ये पास नहीं हुआ। जब पास नहीं हुआ तो एक समझौता हुआ इसके स्थान पर, गांधी नेहरू दास पैक्ट दो 1924 में। तो इस समझौता को क्या बोला जाता है? गांधी नेहरू। तो गांधी नेहरू दास पैक्ट 1924 में हुआ। इसमें क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन समाप्त किया जाए, मतलब जो असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, जो बंद हो गया था, फिर उसको एकदम से क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए। कभी हुआ था? 1924 में। फिर स्वराज पार्टी काउंसिल से विरोध करते रहे। जो स्वराज, मतलब इसमें ये भी निर्णय लिया गया कि जो स्वराज पार्टी वाले जो काउंसिल में चले गए हैं, वोट जीत मतलब सीट जीत कर, वो अपना विरोध करते रहें, ठीक है, अंग्रेजों का। और कांग्रेस सदस्यता हेतु 200 गज सूत स्वयं काटें या दूसरे से कटवाएं। तो पहले तो 2000 था, ठीक है, अब कितना हो गया? 200 गज हो गया। आप स्वयं काट सकते हैं या तो दूसरे से कटवा सकते हैं, ठीक है। अब इस शर्त रखा गया। अब थोड़ा इसमें मतलब आसान कॉन्सेप्ट रखा गया। अब देखिए साइमन कमीशन के बारे में देख लेते हैं। 1928 कारण क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 की समीक्षा, जो अधिनियम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1900, इसी की समीक्षा करने के लिए साइमन आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। इसमें प्रावधान क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में इसमें बताया गया था कि 10 वर्षों के बाद इसकी समीक्षा हेतु एक आयोग गठित होगा। वही आयोग कौन सा गठित हुआ? साइमन कमीशन आयोग, क्योंकि 10 वर्ष हो गया था, ठीक है, 1919 10 वर्ष। इसका गठन कब किया गया? साइमन कमीशन का एक क्वेश्चन पूछा गया है 8 नवंबर 1927 को, ठीक है। और भारत, लेकिन 8 नवंबर 1927 का गठन तो हो गया, लेकिन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। इतना समय लग गया था। और बिहार पटना कब आया था? 12 दिसंबर 1928 को। भारत में आया था 3 फरवरी और पटना में आया था 12 दिसंबर 1928 को। अब बिहार में 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया। तो जब बिहार आया था, पटना आया था, तो इसका विरोध कौन कर रहे थे? अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है। और बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए 9 दिसंबर को अनुग्रह नारायण सिंह की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सम्मेलन बुलाया गया। ध्यान, किसकी अध्यक्षता में? अनुग्रह नारायण में। इसका प्रारूप क्या रखा गया? इसका अध्यक्ष बनाए गए थे साइमन कमीशन का जॉन साइमन, इसके अध्यक्ष थे, जो कि लिबरल पार्टी से थे। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे और सभी के सभी अंग्रेज थे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? व्हाइट कमीशन, ठीक है। और इसमें लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी 7 सदस्य थे, और 7 सदस्य में से 4 सदस्य किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी के, कंजर्वेटिव पार्टी, और 2 सदस्य लेबर पार्टी। एक था कौन? क्लेमेंट एटली, ब्रिटेन में तत्कालीन सरकार था, जो मतलब किसका था? कौन पीएम था? बाल्डविन पीएम बना था, ठीक है। अब जो क्लेमेंट एटली था, साइमन कमीशन का वह सदस्य जो प्रधानमंत्री बना। ये पूछा जाता है कि मतलब वह सदस्य कौन था साइमन कमीशन का जो ब्रिटेन का पीएम तक बन गया था? तो आप बताएंगे क्लेमेंट एटली। भारत की आज़ादी के समय प्रधानमंत्री था, ठीक है। तो जब भारत की आज़ादी हो रहा था तो प्रधानमंत्री वहाँ का कौन बन गया? क्लेमेंट एटली। अब साइमन कमीशन का आगमन और विरोध, इसके बारे में देखते हैं कब आया। साइमन कमीशन कब आया था? 3 फरवरी 1928 को भारत में। कहाँ पर पहुँचा था? मुंबई पहुँचा था। अब विरोध क्या हुआ? साइमन का मतलब गो बैक साइमन का नारा दिया गया, ठीक है, और इसमें काला झंडा भी दिखाया गया, हड़ताल किया गया। ये सब के माध्यम से साइमन कमीशन का क्या किया गया? विरोध किया गया। और सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन तो व्हाइट कमीशन। साइमन कमीशन का समर्थन अंबेडकर और कुछ पूंजीपति देसी नरेश एवं जमींदार ने इनका समर्थन भी किया। ध्यान देना, ये जो भीमराव अंबेडकर जी ने साइमन कमीशन का ये क्या किए थे? समर्थन किए थे कि हाँ आइए। और बहुत सारे लोग थे, जैसे
जो पूंजीपति लोग थे और देसी नरेश थे, जो राजा वजा थे, कुछ जमींदार थे ना, ये सब भी इसका समर्थन कर रहे थे। और इन्हीं में इनका नाम याद कर लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। अब विरोध का विस्तार देखते हैं, कहाँ-कहाँ तक इनका विरोध हो रहा था। मुंबई में भी विरोध आया था, जहाँ पर आया था साइमन गो बैक, काला झंडा और हड़ताल, गो बैक साइमन का नारा यहाँ लगा था। और कलकत्ता में भी इसका विरोध हुआ था सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। ध्यान देना, पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन का विरोध कोलकाता में किसके नेतृत्व में हुआ, तो बताएंगे सुभाष चंद्र बोस के। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, बहिष्कार आंदोलन चलाकर इसका बहिष्कार किया गया। लखनऊ में भी इसका बहिष्कार हुआ, जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। और लाहौर में भी क्या हुआ, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। ठीक है, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट जगह है, आप सब इसको एक बार 2 बार देखेंगे, आप सबको याद हो जाएगा। और 31 अक्टूबर 1928 को विरोध करते हुए लाठीचार्ज हुई। कौन लाठीचार्ज करवाता, सैंडर्स। ठीक है, घायल हो गए। और लाला जी का बयान क्या आया था, लाला लाजपत राय को लाठी डंडा खूब मारे अंग्रेजों ने, फिर घायल हो गए। फिर घायल होकर इन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर एक एक लाठी की चोटें अंग्रेजी साम्राज्य की सरकार को कील साबित हो गई। स्टेटमेंट खुद लाला लाजपत राय दिए थे। 17 नवंबर 1928 को फिर इनकी क्या हो गया, मृत्यु हो गया। ध्यान देना, इसी लाठी के कारण इनका मृत्यु हुआ था। अब अच्छा, मृत्यु हुआ था, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। ठीक है, अब इस मृत्यु का बदला भगत सिंह द्वारा सैंडर्स की हत्या, तो इनके मृत्यु का बदला कौन लिए थे, भगत सिंह लिए थे। सैंडर्स ने लाठी चलवाया था और सैंडर्स की हत्या कौन की, भगत सिंह। कब, 17 दिसंबर 1928 को कर दिया। ठीक है, और साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब आया, 22 मई 1930 को। ठीक है, रिपोर्ट इन्होंने कब दिया, 22 मई को दिया। विरोध हो रहा था, फिर भी नहीं माना। ठीक है, अब देखिए, भारत में संघीय की व्यवस्था की जाए। इन्होंने अपना रिपोर्ट में लिखा कि भारत में संघीय शासन की क्या किया जाए, व्यवस्था किया जाए। और सांप्रदायिक निर्वाचन जारी रहे, मतलब जो निर्वाचन हो रहा है ये तो जारी रहेगा ही। उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में लाने का सुझाव दिया गया, मतलब जो उस समय उच्च न्यायालय थे किसके सरकार में, भारत सरकार के नियंत्रण में। केंद्रीय विधानमंडल में चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ये मतलब हो, ऐसा इन्होंने प्रस्ताव दिया। और सिंध और उड़ीसा के अलग अलग प्रांत करने का सुझाव दिया गया। और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ध्यान देना, बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया, अब अलग। इस रिपोर्ट पर विचार हेतु गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। फिर इसकी और गहन विचार करने के लिए कौन सा सम्मेलन बुलाया गया था, गोलमेज सम्मेलन। अब भारतीयों के हित में नहीं होने पर विरोध हुआ। ठीक है, अब विरोध पर भारतीय सचिव का बयान आया। ठीक है, क्या बयान आया कि सर्वसम्मति से भारतीय अपना संविधान बना सकती नहीं और केवल विरोध करती हैं। मतलब भारतीय, इन्होंने क्या कहा, सर्वसम्मति से भारतीय अपना संविधान बना नहीं सकते और क्या करती हैं, केवल विरोध करती है। ठीक है, और इस समय जो सचिव था, भारतीय सचिव कौन था, बर्कनहेड था। आगे क्या फिर बोला सचिव, बर्कनहेड का चुनौती क्या था कि अगर संविधान सर्वसम्मति से संविधान बनाती तो उस समय सरकार विचार करेगी। मतलब अगर अपने हिसाब से संविधान बनाते तो मतलब सरकार उस समय जो अंग्रेजी सरकार था उस पर क्या करेगा, विचार करेगा। चुनौतियाँ क्या की थी, चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बनाई, जिसको क्या बोला गया, नेहरू रिपोर्ट। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये मोतीलाल नेहरू बना रहे हैं। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट का विरोध भी हुआ। विरोध करते हुए अली जिन्ना ने एक 14 सूत्री कार्यक्रम बना दिया। फिर नेहरू जो रिपोर्ट आया था उसका विरोध कौन किए थे, अली जिन्ना ने किया था। फिर अली जिन्ना ने
कितने सूत्री कार्यक्रम बनाया? 14 सूत्री कार्यक्रम। अब देखिए धीरे धीरे अब हिंदू मुस्लिम अलग अलग फूट होने लगा। ठीक है। अब बर्कन हेड की बात सही निकली और दोनों रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। मतलब जो बर्कन हेड ने कहा वो उसका क्या हुआ, सही साबित हो रहा, क्योंकि जिन्ना कुछ चाहते थे। ठीक है। ये पूछा जाता कि नेहरू रिपोर्ट कब आया, तो आप बताएंगे 1928 में आया था। और भारतीय सचिव बर्कन हेड की चुनौती स्वीकार करने के बाद तत्कालीन 29 पार्टियों के सदस्य मिलकर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सम्मेलन बुलाया और संविधान निर्माण की योजना बनाई गई, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देना इसमें कुल कितने पार्टियों ने भाग लिया? 29 पार्टियों ने। नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें निकल कर आई? नेहरू रिपोर्ट, इसके अध्यक्ष कौन बने थे? मोतीलाल नेहरू। और तैयार हुआ 10 अगस्त 1928 को। ठीक है। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट को ही वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट किस रिपोर्ट को कहा जाता है, बताएंगे नेहरू रिपोर्ट। कब आया था? 1928 को। तैयार हुआ था 10 अगस्त 1928 को। आगे क्या हुआ? इसमें 19 मौलिक अधिकारों की मांग किया गया। तो जो मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू मत कर देना। इसमें 19 मौलिक अधिकार की मांग किया गया। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और साउथ अफ्रीका जैसे डोमिनियन स्टेट की दर्जा इसको दिया गया। मिंटों के तहत पृथक निर्वाचन को समाप्त किया जाए, इसमें कहा गया है। और संघीय शासन व्यवस्था किया जाए। ठीक है। और किसमें बात बोला कि संघीय शासन की व्यवस्था किया जाए? नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है। आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि सिंध को मुंबई से क्या किया जाए? अलग किया जाए। संसदीय प्रणाली होना चाहिए। ठीक है। और अंतिम अपीलीय न्यायालय ब्रिटेन में नहीं भारत में होना चाहिए, ध्यान देना। और केंद्रीय विधानमंडल में दोनों सदनों में सीटों का आवंटन हो। ये सब बात कहाँ पर किया गया? नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है। अब देखिए, तो नेहरू रिपोर्ट अपना अलग कर रहा था काम। अब इसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा विरोध किया गया था। मुस्लिम लीग क्या चाहते हैं? ये सब अपना अलग चाहते हैं। ठीक है। इनके अनुसार मुस्लिमों के हित के लिए कुछ नहीं है। जो नेहरू रिपोर्ट आया था, इन्होंने क्या कहा, इसमें तो मुसलमानों का कोई हित नहीं है, इसको मुसलमानों के हित में कोई काम नहीं किया गया। अब इन्होंने पृथक निर्वाचन को समाप्त करने पर आपत्ति जताई। मतलब जो पृथक निर्वाचन नेहरू रिपोर्ट में बोला था कि इसको समाप्त किया जाए, इन्होंने आपत्ति की कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मुस्लिम लीग द्वारा आपत्ति जताने पर अली जिन्ना ने 14 सूत्री कार्यक्रम जारी किया। अब देखिए, नेहरू रिपोर्ट के बाद अली जिन्ना ने भी अपना 14 सूत्री कार्यक्रम जारी कर दिए। कौन कौन से सूत्री कार्यक्रम था? कि संघीय व्यवस्था हो। इन्होंने भी कहा कैसी व्यवस्था होना चाहिए? संघीय व्यवस्था होना चाहिए। सही है। ठीक है। फिर प्रांतों को आधिकारिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए और प्रांतों में मुसलमानों को आधिकारिक प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए। और केंद्र में 1/3 सीट मुसलमान का हो। ध्यान देना, मुसलमानों के लिए कितना सीट मांगे हैं? 1/3। और पृथक निर्वाचन जारी रहे, ये भी इन्होंने कहा। और धार्मिक स्वतंत्रता की मांग हो। इन्होंने ध्यान देना, किसकी स्वतंत्रता की मांग के लिए? जिन्ना धार्मिक स्वतंत्रता की। केंद्र और प्रांत में 1/3 मंत्री मुस्लिम हो। देखिए, मुस्लिमों के कितना हित की बात कर रहे हैं कि 1/3 मंत्री कौन होना चाहिए? मुस्लिम होना चाहिए। सरकारी नौकरी में मुसलमानों का आरक्षण होना चाहिए। किसी विधेयक को किसी संप्रदाय के लोग अगर 3/4 लोग विरोध करें तो पास ना हो। इनका कहना था कि अगर कोई मान लेते बिल है और उस बिल का किसी संप्रदाय के अगर 3/4 लोग अगर उसका विरोध करें तो बिल नहीं पास होना चाहिए। ये जिन्ना की रिपोर्ट कह रहा, जो 14 सूत्री कार्यक्रम था। और प्रांत का बंटवारा ऐसा हो जिससे मुस्लिम के बहुलता पर फर्क ना पड़े। मतलब इन्होंने कहा कि अगर प्रांत का बंटवारा हो रहा है, इस प्रकार से होना चाहिए कि मुस्लिम जहाँ आबादी है तो उस पर मतलब फर्क ना पड़े। इनका कहना मतलब मुस्लिम जहाँ है मुस्लिम वाला कर दिया जाए, जहाँ हिंदू वाला कर दिया जाए एरिया। ठीक है।
अब देखिए सिंध को मुंबई से अलग किया जाए, इनका भी मत था अलग किया जाए। अब मुस्लिम भाषा संस्कृत का संरक्षण हो, जो मुस्लिम भाषा है उनको संस्कृत में क्या दिया जाना चाहिए, कल्चर में संरक्षण। सीमांत और बलूचिस्तान में सुधार हो, संविधान में परिवर्तन हेतु कठिन प्रावधान, मतलब संविधान में अगर कोई परिवर्तन करना तो कोई आसानी से ना कर सके। ये जिन्ना का था 14 सूत्री कार्यक्रम। ठीक है। अब कांग्रेस द्वारा इसे अस्वीकृत किया गया। अब देखिए कांग्रेस ने इसको क्या कर दिया, इनके 14 सूत्री कार्यक्रम को अस्वीकार कर दिया। क्यों अस्वीकार कर दिया? क्योंकि इसमें देश के लिए कुछ नहीं था, केवल मुसलमानों के लिए था। बात सही है, इन्होंने केवल मुसलमानों का हक की बात किया, ना कि देश की बात किया। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस इनकी बात को स्वीकार नहीं किया। ठीक है। फिर मुस्लिम लीग ने अपनी मांगों को प्रथम गोलमेज सम्मेलन में रखा, लेकिन स्वीकृत नहीं मिली। फिर इसके लिए गोलमेज सम्मेलन भी होता है, वहाँ पर मुस्लिम लीग ने भाग लिया। इन्होंने अपनी बात को प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी रखा, लेकिन वहाँ पर इनकी स्वीकृत को मान्यता नहीं मिला। ठीक है। अब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में मैकडोनाल्ड ने जिन्ना की मांग पर एक सांप्रदायिक निर्णय लिया, जिसे सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड कहते हैं। लेकिन जब दूसरा वाला सम्मेलन होता है ना, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तो मैकडोनाल्ड ने जिन्ना के बात को मतलब माना था। ठीक है। अब देख लेते हैं कांग्रेस का अधिवेशन। फिर कांग्रेस का अधिवेशन हो जाता है 1928 वाला, और कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा हो जाता है 1929। अब इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या निर्णय लिया जाता है, तो देखने की बात है कि 1928 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन होता है। ठीक है। और जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे मोतीलाल नेहरू, और इसमें प्रस्ताव पारित होता है नेहरू रिपोर्ट, और जो डोमिनियन स्टेट को लेकर विवाद इसमें था। ठीक है। आगे क्या है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वराज की मांग चाहते थे, जबकि इसमें किसकी बात किया गया था, डोमिनियन, जबकि ये दोनों लोग किसकी बात कर रहे थे, पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग से संस्था बनाया, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। ध्यान देने पूछा जाता है, तो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना कौन की है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिल करके। बहुत इम्पोर्टेंट है। गांधी जी विवाद को समझाते हुए सरकार को निर्देश दिया। ठीक है। जब विवाद हो गया, विवाद क्या हो गया, आप सब जान रहे, इधर जो जिन्ना थे मुसलमानों के पक्षधार की अलग बात कर रहे थे। ठीक है। कोई हितकार नहीं था उसमें। अगर एक वर्ष के अंदर 31 दिसंबर 1929 में हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं मिला, तो 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग होगी। मतलब अब देख रहे हैं कि महात्मा गांधी जी देख रहे हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, ये सब मतलब इनका विचार अलग बन रहा है। तो महात्मा गांधी जी आते हैं, आगे बढ़ते हैं, और इन दोनों को एक करने के लिए इन्होंने कहा कि अगर 31 दिसंबर 1929 तक, मतलब एक साल के भीतर अगर हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं मिलता है, तो हम जो अगला अधिवेशन होगा 1929 में, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। और किसको मना रहे हैं, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी को। ठीक है, गांधी जी। आगे क्या होता है, 1929 का फिर लाहौर अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। यही जो मतलब है नाराज हो गए थे किसके साथ, सुभाष चंद्र बोस के साथ, और इंडियन इंडिपेंडेंट लीग बनाए थे। ठीक है। फिर 1929 में इन्हीं को ही अध्यक्ष बना दिया गया, जवाहरलाल नेहरू जी को। इसमें प्रस्ताव पारित हुआ पूर्ण स्वराज, क्योंकि डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं मिला, तो महात्मा गांधी जी खुद ही कहे थे कि अगर नहीं मिलेगा तो पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे ही। कांग्रेस के संविधान में बदलाव हुआ। बदलाव क्या किया गया कि राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य स्वराज से पूर्ण स्वराज में कर दिया। पहले केवल स्वराज इनका लक्ष्य था, लेकिन अब स्वराज नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, ये कर दिया गया। अब कांग्रेस का लक्ष्य क्या था कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है। और 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होने के बाद 15 अगस्त से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। मतलब जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, तब से 15 अगस्त को क्या मनाया जाने लगा, स्वतंत्रता दिवस।
ठीक है। आगे फिर क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाया गया, ठीक है। और गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने हेतु अनुमति मिली। वे जब चाहे इसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कौन? महात्मा गांधी जी। अब गांधी जी ने भी 11 सूत्री मांग रखा। अब गांधी जी का क्या 11 सूत्री मांग है, इसके बारे में देख लेते हैं। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले 31 जनवरी 1930 को यंग इंडिया, इनकी पुस्तक है, याद कर लेना, ठीक है, के माध्यम से अपने 11 सूत्री मांग को वायसराय लॉर्ड इरविन और रैमजे मैकडोनाल्ड को संबोधित करते हुए पत्र लिखा। ध्यान देना, एक क्वेश्चन डीप में जब पूछेगा ना, तो पूछेगा महात्मा गांधी जी का जो 11 सूत्री कार्यक्रम था किस पुस्तक में, किस पत्र में वर्णन किया, तो यंग इंडिया इनकी पत्रिका थी, पुस्तक नहीं, पुस्तक दूसरे का होगा, ठीक है। और 11 सूत्री किसके सामने रखा? इरविन। इस समय वायसराय कौन था? इरविन था। इन्होंने कहा कि अगर वह 11 सूत्री मांग पूरी तरह नहीं मानते हैं तो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगर जो वायसराय थे 11 सूत्री मांग अगर नहीं मानेंगे गांधी जी का, तो महात्मा गांधी जी किस आंदोलन के लिए की बार रेडी हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए, ठीक है। महात्मा गांधी जी अपनी बात रखे। अब देखिए फिर आगे क्या होता है कि इन्होंने कहा कि सेना में खर्च 5% की कमी हो। महात्मा गांधी जी के मतलब 11 सूत्री कार्यक्रम में आ रहा है कि सेना का जो खर्च अंग्रेज इतना ज़्यादा करे, इसमें कमी किया जाए और लगान को 50% कम किया जाए, ठीक है। अंग्रेज बहुत भर भर के टैक्स लेते थे। कितना परसेंट कम होने की बात की? 5। सेना में 5% और लगान में 50%। सरकारी वेतन में भी 5% की कमी किया जाए। नमक कानून को समाप्त किया जाए, मतलब नमक कानून को समाप्त करने का यहाँ पर जिक्र है, ठीक है। आगे चल के नमक कानून, नमक सत्याग्रह भी महात्मा गांधी जी करेंगे ना, जब अंग्रेज नहीं समाप्त करेंगे। आत्मरक्षा हेतु स्वस्थ रखने की अनुमति, मतलब अगर आत्मरक्षा करने के लिए तो इसकी अनुमति दिया जाए। नशीले पदार्थ की बिक्री पर रोक लगाई जाए। आयातित वस्तुओं पर संरक्षण कर लगाया जाए, मतलब जो वस्तु विदेश से मंगाया जा रहा है उस पर संरक्षण कर लगाया जाए। गुप्तचर विभाग बंद हो, मतलब जो भी अंग्रेज अपना गुप्तचर विभाग रखते थे उसको बंद किया जाए। समुद्र तटों को भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित किया जाए, मतलब जो भी समुद्र तट है जो भारतीय जहाज है उसके लिए सुरक्षित होने की मांग गांधी जी कर रहे हैं। और राजनीतिक बंदी को जेल से रिहा, मतलब राजनीतिक बंदी क्या है? जैसे जो राजनीति में जिनको अंग्रेजों ने बंद कर दिया उसको राजनीतिक बंदी। और रुपया का विनिमय दर परिवर्तन हो, ठीक है। ये सब बात 11 सूत्री कार्यक्रम महात्मा गांधी जी ने इरविन के सामने रखे। और किस पत्रिका में? यंग इंडिया। गांधी जी द्वारा कहा गया कि अगर इस मांग को 12 मार्च 1930 तक स्वीकार नहीं की गई तो नमक कानून उल्लंघन कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो कब तक अल्टीमेट दे दिए? 12 मार्च 1930 तक। अब इसके बाद क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। अब देखिए, विनय पूर्वक कानून का पालन नहीं करना। सविनय अवज्ञा मतलब विनय पूर्वक, मतलब विनय पूर्वक मतलब सिंपल तरीके से जो कानून था उसको ना मानना, ठीक है। तो वैसा कानून जो गलत हो। कारण क्या था इसका शुरू करने का? अभी आप सब ऊपर पढ़ कर आए हैं, ठीक है। कारण अच्छे समझ में आ जाएगा कि गांधी जी के जो 11 सूत्री मांग को लेकर स्वीकार नहीं करना। जो महात्मा गांधी जी जो 11 सूत्री कार्यक्रम इरविन के सामने रखे थे वो सब स्वीकार नहीं किए थे। तो महात्मा गांधी जी तो अल्टीमेट दिए थे कि अगर आप स्वीकार नहीं करोगे तो हम आंदोलन करेंगे। अब नेहरू प्रस्ताव का अस्वीकृत होना, डोमिनियन स्टेट नहीं देना। दूसरी बात था, महात्मा गांधी जी की बात नहीं माने थे और जो नेहरू प्रस्ताव आया था डोमिनियन स्टेट का, वो भी बात नहीं माने थे, ठीक है। इन दोनों बातों को लेकर आगे अब आंदोलन होता है। प्रारूप क्या यहाँ पर बना था कि प्रथम चरण नमक कानून को तोड़कर कानून का उल्लंघन करना। कहाँ पर? साबरमती से दांडी की यात्रा करके, जिसको दांडी मार्च कहा गया। द्वितीय चरण में क्या किया गया? कर लगान नहीं देना। दूसरे चरण में बोला गया कि जो भी टैक्स है अंग्रेज द्वारा लगाए जाते हैं, कर लगाए जाते हैं, उसको ना देना, ठीक है।
अब यहाँ पर डांडी मार्च होता है, तो देखते हैं। उद्देश्य इसका क्या था? नमक कानून को तोड़ना, ठीक है। अब सरकार द्वारा नमक बनाने पर रोक लगाया गया था। नमक बनाना गैर कानूनी था उस समय। औ और पकड़े जाने पर अंग्रेज क्या करते थे? जेल में डालते थे, ठीक है। फिर मार्च हेतु चुना गया। तारीख था कौन-सा? तारीख और जगह, वस्तु का कारण, ये सब क्या, देखिए आप सबको बताते हैं। मार्च हेतु, मार्च का मतलब मार्च महीना वाला नहीं। मार्च के लिए मतलब जो पैदल चलते हैं, जो आंदोलन करते हैं ना, उसके लिए जगह चुना गया, तारीख चुना गया कि कब ऐसा आंदोलन हो, ठीक है। अब इसमें वस्तु कौन शामिल किया गया? नमक, है ना। और नमक ही क्यों शामिल किया गया? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों पर इसका एकाधिकार था, कोई बना भी नहीं सकता था। स्थान कहाँ था? दांडी। अब दांडी ही क्यों चुना गया? क्योंकि दांडी तक का जो रास्ता था वो कठिन था, ठीक है। और तारीख कौन सा चुना गया? 6 अप्रैल। अब 6 अप्रैल को ही क्यों चुना गया? ठीक है, क्योंकि गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल 1919 को ही रॉलेट एक्ट का विरोध में हड़ताल की मतलब घोषणा किए थे 6 तारीख को ही, इसलिए 6 तारीख को ही चुने थे। वैसे 5 तारीख को ही पहुंच गए थे, लेकिन कानून कब तोड़े? 6 तारीख को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। इसीलिए 6 अप्रैल से 13 अप्रैल राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सब देखिए, जो शुरू से वीडियो लगा है ना, सब प्ले लिस्ट में जाए, शुरू से देखिए, तो आप सबको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।